स्टार्ट करते हैं। ये वाली रो खाली रखी। और कार्यक्रम के इस सेशन में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब से, जो कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने संगठन को मजबूत किया, छत्तीसगढ़ के संगठन को खड़ा किया और आप परिणाम देख सकते हैं कि तमाम संभावनाएं और उम्मीदों से अलग जाकर छत्तीसगढ़ को सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है और उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा हम छत्तीसगढ़ को लेकर भी करेंगे, बिलासपुर में आने वाले समय में क्या क्या योजना हो सकती है उसको लेकर भी करेंगे। लेकिन एक दुखद खबर, अब से कुछ देर पहले, जैसे कि छत्तीसगढ़ में यह माना जाता रहा है कि नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है और सुकमा के जंगलडूहा में एक बड़ी घटना हुई है। नक्सलियों ने हमला किया है जिसमें 14 जवान घायल हैं और 13 जवान शहीद हो चुके हैं। शुरुआत हम इसी से करते हैं। सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उन वीर जवानों को जो कि इस पूरे घटना में शहीद हुए हैं, और उसके साथ साथ मैं चर्चा करूंगा। वाकई एक दुखद घटना, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे अरुण जी? यह जो नक्सल घटना हुई है अत्यंत हृदय विदारक है, दुर्भाग्यजनक है। इस घटना में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और जो घायल हुए हैं वे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें इसकी कामना करता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए हमने ठोस कदम उठाना चालू किया है जी, और उसके कारण से बौखलाहट में ये घटना हुई है। पर हमारी सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी तरह से गंभीर है। इन जवानों की शहादत बिल्कुल किसी कीमत पर हम जाया नहीं जाने देंगे। हमारी सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीरता से काम कर रही है। अभी मैंने देखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में आए, आप भी उस बैठक में मौजूद थे। वो बैठक हुई और उस बैठक में एक रोड मैप तैयार किया गया कि हमको 2 साल में, आने वाले 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। इसके पहले भी सरकारें करती रही हैं, राज्य और केंद्र के बीच इसे लेकर विवाद भी रहा है, बयानबाजी भी होती रही, लेकिन नक्सलवाद खत्म हो नहीं पाया। 2 साल में कैसे करेंगे, क्या लगता है? देखिए, राज्य सरकार की भी बड़ी भूमिका रहती है। केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में हर प्रकार से राज्य सरकार को मदद किया, मदद करने का भरोसा भी दिलाया, पर राज्य सरकार इस दिशा पे गंभीर नहीं थी और इसलिए जो ठोस और मजबूत कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए नहीं गए। हमारी सरकार के समय सरगुजा को हमने पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त कराया और हमारी सरकार के रहते 2018 तक बहुत हद तक पीछे तक हमने धकेला था, बहुत नियंत्रित कर रखा था। लेकिन पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए वो दिखाई नहीं। पर अब केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इस विषय को लेकर पूरी तरह से संजीदा है। तो उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो लक्ष्य रखा है उस समय पर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का भूभाग नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा और बस्तर भी सामान्य रूप से विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। चूंकि आपने एक संकल्प पत्र तैयार किया, आपने एक आरोप पत्र तैयार किया। आरोप पत्र के आधार पर ये कहा गया कि साहब पिछली सरकार में इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन है और उसके ये कारण हैं और ये व्यक्ति जिम्मेदार हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा सरकार को नहीं हुआ है, व्यवस्थाओं में समय लगता है, लेकिन क्या माना जाए कि पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, लोगों को वाकई वो कार्रवाई मिलेगी? क्योंकि अब सारे केस ट्रांसफर होकर ईडी से अब स्थानीय एजेंसी को भी मिल गए हैं। देखिए, जिस प्रकार से लगातार ईडी ने भ्रष्टाचार को उजागर किया है, कार्यवाहियां की है और अब ईडी ने राज्य सरकार की एजेंसी को भी संबंधित धाराओं पर कार्यवाही करने के लिए भेजा है, तो निश्चित रूप से हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे
और कोई भी भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे बख्शेंगे नहीं। जनता का जिन्होंने गाढ़ी कमाई का पैसा लूटा है, खाया है, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार काम करेगी। एक बड़ा विषय है शराब का विषय, और इस पर गंभीर आरोप लगाकर, क्योंकि निश्चित तौर पर प्रदेश में शराब को लेकर जिस तरीके से घटनाएं सामने आई, लेकिन आपकी सरकार ने कहा तत्काल रोकने की बजाय आपकी सरकार ने ये कह दिया कि नहीं साहब, इस नीति को हम फिलहाल अभी जारी रखें। देखिए, ये नीति हमारी सरकार के समय बनी थी, पर पिछली सरकार के लोगों ने भ्रष्टाचार के तरीके इजाद किए और वो ईडी ने उन घोटालों को पकड़ा कि किस प्रकार से एक क्रिमिनल सिंडिकेट, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर उस घोटाले को अंजाम दिया गया, किस प्रकार से वेयर हाउस से, डिस्टिलरी से सीधे दुकानों पर नकली शराब भेजा गया। आखिर ये जो एक नेक्सस बना, क्रिमिनल सिंडिकेट बना, उसके कारण से वो इतना बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है। पर हमारी सरकार, जैसे मैंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। भ्रष्टाचार के जो भी रास्ते हैं उन रास्तों को बंद करके किसी को भी भ्रष्टाचार करने की इजाजत नहीं होगी। आप बिलासपुर से सांसद रहे और बतौर सांसद मैंने खुद संसद में देखा कि आपने बहुत सारे मुद्दों को उठाया, लेकिन एक परेशानी थी कि डबल इंजन की सरकार नहीं थी। इसलिए ये बार बार आरोप लगा कि साहब राज्य की सरकार सहयोग नहीं कर रही, अगर करे तो प्रदेश के साथ साथ बिलासपुर में भी विकास होगा। बिलासपुर की जो बड़ी परेशानियां हैं जो नहीं हो पाई डबल इंजन की सरकार के कारण, एक तो ये कि अमृत योजना के तहत प्रदेश में जो 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 सिस्टमेटिक काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, सीवर का या जल का। एयरपोर्ट एक बड़ा मुद्दा है, वहां पर भी जिस तरीके से तेजी से काम होना चाहिए, क्योंकि उड़ान योजना के तहत इसे शामिल तो कर लिया लेकिन वो एक सिंबॉलिक रहा, वो बन नहीं पाया। और तीसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो रेलवे की है कि बिलासपुर और उसके आसपास के संभाग के लोगों के लिए ट्रेन लेट होना, ट्रेनें न चलना, ट्रेन बंद होना, ये एक बड़ी परेशानी का कारण रहा है। ये कैसे निजात मिल पाएगी? देखिए, बिलासपुर के लोगों के लंबे समय से मांग रही है कि बिलासपुर में हवाई सेवा प्रारंभ हो। जी, आज मैं और पीछे ले चलता हूं आपको कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे बिलासपुर हो, जितनी बड़ी उपलब्धियां आपको दिखेगी वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। चाहे आप छत्तीसगढ़ अलग राज्य की बात करें, चाहे बिलासपुर में हाईकोर्ट की बात करें, रायपुर में एम्स की बात करें, बिलासपुर में रेलवे जोन की बात करें, बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने की बात करें, ये सारी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की देन है। कोई बड़ा काम कभी कांग्रेस ने आजादी के इतने सालों पर किया नहीं। बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ हुई है और धीरे धीरे करके हवाई सेवा का विस्तार हो रहा है। आने वाले समय में महानगरों तक सीधी उड़ान मिले, इसकी भी तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम सबका ये सपना भी साकार होगा कि सीधे महानगरों के लिए हवाई सेवा हम क्षेत्रवासियों को मिलेगा। और हम प्रतिबद्ध हैं कि जैसे आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार नहीं थी इसलिए बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ का, बिलासपुर का, सबका हुआ है। वास्तव में कल्पना करें आप कि गरीबों को पक्का मकान मिले, जरूरतमंदों को पक्का मकान मिले। इस सरकार ने गरीबों के साथ राजनीति की, कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में एक भी आवास मिलने नहीं दिया। मुझे लगता है ये गरीबों के साथ अन्याय करने वाली सरकार थी। हमने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में तय किया कि वो परिवार जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ हम किसी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे। पहली कैबिनेट में हमने तय किया कि 18 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास देंगे और वो निर्णय हमने कर दिया। वो मिलने की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो गई है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं। जल जीवन मिशन के काम में जिस प्रकार से खेल हुआ, प्रदेश बहुत पीछे चला गया था, धीरे धीरे करके उस पर प्रगति चालू हुई। रोडों की हालत खराब थी। ऐसे छत्तीसगढ़ के साथ जिस तरह से पिछली सरकार ने किया, अब उन सबको
हम ठीक करने की दिशा में काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट जो नहीं बन पा रहा उसका एक कारण है कि जो डिफेंस को जमीन दी गई थी, सेना को जमीन दी गई थी, उसमें करीब कई सौ एकड़ जमीन है जो वापस लेने की बात की जा रही है। 1400 एकड़ जमीन, उसका पैसा भी दे दिया गया है, लेकिन अभी तक हैंड ओवर नहीं हो पाया, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो शायद एक 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 आकार ले लेगा, स्वरूप ले लेगा हवाई अड्डा। उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जी। जो राज्य सरकार को करने का है। कुछ भी नहीं किया राज्य सरकार ने 5 साल में। आज बिलासपुर एयरपोर्ट को जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी राज्य सरकार नहीं कर पाई। सेना की जमीन का विषय और बाकी के विषय तो बहुत बड़ा विषय था और उस पर काम चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो कर सकती थी वो भी नहीं किया। न वहां पर वेटिंग हॉल बना पाए, न टैक्सी की व्यवस्था, न कैंटीन की व्यवस्था, और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं कर पाई। जबकि वो सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार से वापस मिल जाता, राज्य सरकार का पैसा नहीं लगता। अब हो जाएगा कितने दिन में? अब तेजी से उस पर मैंने जिस दिन से हमारी सरकार बनी है उस दिशा पे काम करना चालू किया है। लगातार अधिकारियों से मेरी बातचीत हो रही है, उस दिशा में बढ़ रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी महानगरों के लिए सीधी उड़ान सेवा मिलेगी और सेना की जमीन और एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आपके पास बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं, आपके पास लोक निर्माण विभाग है जो पूरे प्रदेश में स्ट्रक्चर खड़ा करता है, आपके पास नगरीय विकास विभाग है जो अर्बन अगर एरिया में देखा जाए तो नई संरचनाओं को जन्म देता है। क्या माना जाए कि लोग आने वाले समय में, क्योंकि इस इलाके के मंत्री आप ही, आने वाले समय में लोग रायपुर को भूलकर बिलासपुर को याद करेंगे, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था? ये संस्कारधानी है, ये न्यायधानी है। मनोज जी, ये सही है कि बिलासपुर का जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है, और बहुत संभावनाएं हैं बिलासपुर में विकास की, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और इस दिशा पे मैंने बातचीत प्रारंभ किया है। बहुत सारी योजनाओं पर प्रारंभिक स्तर पर काम की शुरुआत हुई है। जहां तक मेरे विभाग की बात की आपने, मंत्री बनते ही मैंने कहा कि सारे सड़कों के गड्ढे तुरंत पाटे जाएं, उस पर तेजी से काम हो रहा है। नए सड़कों के प्रस्ताव उसके बजट में शामिल करने का, ताकि प्रदेश में आवागमन की अच्छे साधन बने, सड़क गुणवत्तापूर्ण बने, इसके लिए कड़ाई से मैंने बातचीत की। अभी आप पता करेंगे, देखेंगे तो मेरे नगरीय निकाय के अधिकारी सवेरे 6:30 बजे शहर में निकल रहे हैं सफाई और विकास के काम को देखने। और परिवर्तन में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन के लिए हम काम कर रहे हैं। लोगों को छत्तीसगढ़ सीधे साधे भोले भाले लोगों का बहुत प्यारा सा प्रदेश है, भगवान राम का ननिहाल भी है। और अब जब अयोध्या में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, और छत्तीसगढ़ के लोग बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे भांजे का इतना भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। छत्तीसगढ़ भोले भाले लोगों का प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में असीम संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को ठीक प्रकार से संजोकर योजनाबद्ध ढंग से काम किया जाए तो हम देश के अग्रणी राज्य में खड़ा हो सकते हैं। आपने जिक्र की प्राण प्रतिष्ठा की, तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि साहब प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है, और बीजेपी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट भी है कि अब लोकसभा हो सकता है कि 400 के पार हो जाए। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि साहब देखो, ऐसे समय पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ऐसे समय पर जब लोकसभा चुनाव ठीक मुहाने पर खड़ा हुआ, और बीजेपी वाले श्री राम को अपने स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन है। मोदी जी से लड़ नहीं पा रहे हैं तो एक घमंडी गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन बनाया, और बनाने के लिए तो पंचर कर दिया आपने। फोटो सेशन किया बढ़िया हाथ जोड़कर, और फिर जो आपस में सिर फुटौवल चल रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, तो पहले ये आपस में निपट लें, फिर मोदी जी से निपटेंगे। और ये मुद्दा विहीन है। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न भ्रष्टाचार को लेकर कोई मुद्दा, न देश के डेवलपमेंट को लेकर मुद्दा,
मोदी जी के खिलाफ कोई विषय इनके पास नहीं है, तो नए नए विषय चलाते रहते, पर देश की जनता ने तय कर लिया है। आज मैं गांव गांव जाता हूं, गली गली जाता हूं, छोटे शहरों पे जाता हूं, मैं पूछता हूं लोगों से 2024 में देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो सब के सब एक सुर में बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। आज इतना जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि आम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे से बाहर आ गए, 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दे दिया। आज हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आए थे अभी, 80 करोड़ लोगों को फिर साहब फ्री अनाज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो तो वही लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है। देखिए तो आज उसमें से कटौती हो जानी चाहिए था अगर 25 करोड़ ऊपर आ गए तो। देखिए आज आम व्यक्ति को मदद करना ये सरकार का काम है। मदद करके वे आगे बढ़ें, सरकार थोड़ी मदद करे तो उनकी क्षमता बढ़ेगी, और जब वो देश के विकास में योगदान कर पाएंगे, देश को आगे बढ़ाने में योगदान करेंगे, उनको लगेगा देश मेरी चिंता कर रहा है, और तब देश के प्रति मान सम्मान, देश के प्रति निष्ठा और देश के लिए कुछ करने का साहस और जज्बा उनमें बनेगा, देश के विकास में वो सहयोग करेंगे। और इसलिए अभी मैं जो बता रहा था आपको कि जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र सिंह शेखावत जी आए थे, महासमुंद में हम गए थे, एक आदिवासी परिवार में गए, उनके घर में अभी अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल का टेप लगा। मंत्री जी ने उनसे पूछा कि ये टेप नल लगने से पहले आप कहां से पानी पीते थे? तालाब से पानी पीते थे। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और शुद्ध पेयजल नहीं। अब आप कल्पना करिए, आप तालाबों के पानी को जाकर देखें, आपको नजदीक जाकर कैसा महसूस होता है, और उस पानी को पी रहे लोग। अब उसी पानी को पीने से लोग बीमार पड़ेंगे, इलाज में खर्चा होगा, कितना बड़ा नुकसान होता है देश का, समाज का। और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तय किया कि हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे, उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ पीछे था, अब हम तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों को शुद्ध पेयजल कराना, लोगों के जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं लोगों को उपलब्ध कराएंगे, लोग देश के विकास में योगदान करेंगे। और आज जो दुनिया इस बात को कहने लगी है कि 21वीं सदी भारत की सदी है, और तब जब देश के 140 करोड़ लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, तो वास्तव में हम दुनिया का नेतृत्व करने वाला एक खुशहाल देश, एक विकसित देश, एक खुशहाल समृद्ध देश के रूप में दुनिया के सामने हम आएंगे। आपने ठीक कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की शक्ति, भारत की उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंचों में बड़ी है। लेकिन किसी भी देश और प्रदेश की स्थिति उसकी आर्थिक स्थिति से पता चलती है, और अगर किसी भी राज्य को आप उठा लें तो हर राज्य कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। जब आप सिस्टम के उस पार बैठे होते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन जब आप सिस्टम में आते हैं तो आपको लगता है कि चीज़ों को संभालना, बनाना या चलाना कितना मुश्किल है। आज की स्थिति में तब जबकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि सामाजिक सरोकार की तो हैं, लेकिन वो कर्जा लेके चलाई जा रही हैं। फ्रीबीज उन्हें कह सकते हैं, फ्रीबीज कह सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत है लोगों के लिए। आप मानते हैं कि ये एक बड़ी चुनौती है तब जबकि राज्यों के पास राजस्व संग्रह की स्थिति नहीं है, पैसा नहीं है, कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, आपको सामाजिक संरचना या फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये सोचना पड़ रहा है कि हम कहां से पैसा लेके आए, हम किस एजेंसी से पैसा उठाएं। आगे आने वाले समय में कितनी चिंता का विषय? ये निश्चित रूप से कि राज्यों को जो कर्ज लेना पड़ता है वो चिंता का विषय है। कर्ज लिए फिर उसका इंटरेस्ट भी नियमित रूप से पटाना है, और उससे राज्य के विकास पर, राज्य के भविष्य पर उसका बुरा असर पड़ता है, यह भी सही है। लेकिन
हमने तय किया है कि हम अपने आमदनी में वृद्धि करेंगे, आय के नए तरीके अपनाएंगे और सुशासन के माध्यम से, मितव्ययता के माध्यम से, फिजूल खर्ची रोककर, और आपने देखा कैसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से जो अनावश्यक खर्च होते थे, भ्रष्टाचार होते थे, सरकारी खजाने का जो दुरुपयोग होता था, उन सबको रोकने का तरीका निकाला। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो बात कही थी कि 1 रुपए में भेजता हूं 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसा रास्ते में लीकेज हो जाता है। ऐसा चिपका दिया साहब आपने कि सालों गुजर गए लेकिन छूट नहीं रहा अभी तक। देखिए, एक प्रधानमंत्री की कही हुई ये बात, जिसकी जवाबदारी है कि वो 1 रुपए भेजे तो 1 रुपए ही पहुंचे, जिसको करने की जवाबदारी थी उन्होंने स्वीकार किया, ये बड़ी बात थी। और आज जब नरेंद्र मोदी जी 1 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो वो ये सुनिश्चित करके भेजते हैं कि नीचे जब लाभार्थी के पास जाए तो वो 1 रुपए ही जाए। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के पास भेजते हैं तो वो पूरा का पूरा 6,000 मेरे किसान के खाते में जाता है। लेकिन सरकार बदल गई, कुछ ऊपर के अधिकारियों को आपने हटा दिया, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक अभी लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचार अभी भी हो रहा है, जो धान का भुगतान करने में भी कमीशन अभी भी मांगा जा रहा है, तमाम सारी चीजें चल रही हैं। आप स्वीकारते हैं? और अगर ऐसा है तो उसको आप कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको कैसे खत्म करेंगे? जहां जहां पर इस प्रकार की बातें आ रही है, हम कठोरता से कार्रवाई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की इजाजत किसी को भी नहीं होगी, और भ्रष्टाचार के कोई भी एक शिकायत आएगी तो सरकार बख्शेगी नहीं, कठोर कार्रवाई करेगी। बिलासपुर के लिए जल्द कोई बड़ी खुशखबरी कब दे रहे हैं? जब आप खुशखबरी मिलेगी आपको बताएंगे। मैंने जैसे कहा कि हवाई सेवा का काम, रेलवे के विस्तार का काम, और शहर की आवश्यकताओं के अनुरूप निश्चित रूप से आने वाले समय में बड़े निर्णय होंगे और बिलासपुर और तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए पूरी तरह से गंभीरता से हम काम करेंगे। अरुण जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत सरल व्यक्ति हैं, जितने यहाँ लोकप्रिय हैं उतने दिल्ली में भी लोकप्रिय है। दिल्ली से अब ये यहाँ चले गए, दिल्ली के लोग बड़ा मिस करते हैं। तमाम ऐसे सांसद हैं, मंत्री हैं जो उनको आज भी याद करते हैं। अरुण जी आप इस मंच पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद मनोज जी, आप बिलासपुर आए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप बिलासपुर आए। मेरे ख्याल से आप कल इंदौर थे और इंदौर से बिलासपुर आए हैं। मैं भी कल इंदौर में था, इंदौर से रायपुर आया और फिर आज बिलासपुर आया हूं। बिलासपुर की इस पावन धरती में, संस्कार धानी में, न्याय धानी में आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आप बिलासपुर को इंदौर की टक्कर में खड़ा भी करने वाले हैं। मैंने इंदौर का जो कचरे के निपटान का पूरा सिस्टम वहां लगा है, कल मैं वहां अधिकारियों के साथ 2 घंटे बैठकर निरीक्षण किया। कचरे का टीला बना था, पहाड़। कल मैं उस स्थान पर गया, उस स्थान पे इतना भी कचरा नहीं है और 1 लाख वृक्ष नगर निगम ने लगाए हैं, पूरी हरियाली है। और जहां पर नाग बांध कर जाते थे लोग, वहां पर पिकनिक स्पॉट है। और मुझे कमिश्नर साहब ने बताया कि अब प्री वेडिंग शूटिंग के लिए हम ये उस स्थान पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसा किया है, निश्चित रूप से वो हम सब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ भी इस तरह से हो। कचरे से कमाई कर रही है इंदौर नगर निगम। कचरा का जो पूरा प्रोसेसिंग है वो पूरा मैंने देखा है। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे छत्तीसगढ़ में भी लागू करूं, बिलासपुर में भी इस दिशा में काम हो, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्योंकि अब हमारे बीच में
मंत्री अरुण साव जी मौजूद हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एक एक करके उन लोगों को, उन समाज सेवियों को जो अलग अलग क्षेत्र में जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं नाम लेती हूं, आप एक एक करके स्टेज पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। चौकसे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से डॉक्टर धीरज अहिरवार जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करें और उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि आप इन्हें सम्मानित करें सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से सेक्रेटरी डॉक्टर इरशाद खान जी को, साथ ही डॉक्टर आशीष सिंह जी को, डायरेक्टर है ये। बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना सम्मान ग्रहण करें उप मुख्यमंत्री के हाथों। तालियों में बहुत कमी सी लग रही है, माहौल कुछ बनता हुआ नहीं लग रहा है। अपनी तालियों की गड़गड़ाहट जो है हमें सुनाई पड़नी चाहिए। फॉर्च्यून रियलिटी से हम इनवाइट करना चाहेंगे डायरेक्टर आशीष जायसवाल जी को। उप मुख्यमंत्री के हाथों आप अपना सम्मान ग्रहण करें। फॉर्च्यून रियलिटी। हम प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जांजगीर चांपा से जनसंपर्क अधिकारी योगेश देवांगन जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप अपना सम्मान ग्रहण करें सर। संकल्प आई हॉस्पिटल से डायरेक्टर डॉक्टर संदीप तिवारी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत स्वागत है सर आपका। उप मुख्यमंत्री के हाथों आप अपना सम्मान ग्रहण करें। आसमा बिल्डर्स बिलासपुर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, आप अपना सम्मान ग्रहण करें। प्रकाश मेडिकल स्टोर जांजगीर चांपा से डायरेक्टर शुभम पालीवाल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़नी चाहिए। उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। राजकेसर हॉस्पिटल से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर दिलीप जैन और डॉक्टर प्रदीप जैन जी को, बालौद जांजगीर चांपा से राजकेसर हॉस्पिटल। भनेश्वर कश्यप जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, सरपंच ग्राम पंचायत देवगांव मालखरौदा सक्ती। इन्हें स्वच्छ पंचायत के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। भनेश्वर कश्यप जी, मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। भनेश्वर कश्यप जी हमारे बीच, आप अपना सम्मान उप मुख्यमंत्री के हाथों ग्रहण करें। सरपंच हैं ग्राम पंचायत देवगांव से। कैलाश मलघानी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। कैलाश मार्केटिंग के ओनर और समाज सेवी, बहुत स्वागत है सर आपका। कैलाश मलघानी जी। तनेश मलघानी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, रोनिस सेल्स से और साथ ही युवा व्यवसायी भी हैं तनेश मलघानी जी, रोनिस सेल्स। फिर आपकी एनर्जी कम लग रही है मुझे। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती रहनी चाहिए। रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से। डॉक्टर अंकित ठकराल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, डायरेक्टर यूनिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर अंकित ठकराल जी। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कमल सोनी जी को, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन बिलासपुर। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी सूरज राठौर जी का, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सक्ती। सूरज राठौर जी, सीएमएचओ, बहुत बहुत स्वागत है सर। उप मुख्यमंत्री के हाथों आप अपना सम्मान ग्रहण करें। अब हमारे बीच में एक कलाकार भी मौजूद हैं, काफी वक्त से वो आपको एंटरटेन भी कर रहे हैं, सचिन गुप्ता जी, गायक है ये। मैं चाहूंगी मंच पर आप अपना सम्मान ग्रहण करें उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के हाथों। बहुत एंटरटेन किया है सचिन जी ने आपको, उनके लिए तालियां। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अंकित ठकराल जी को, यूनिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मंच में। उप मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगी आप इन्हें सम्मानित करें सर।
बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी उप मुख्यमंत्री जी का, साथ ही हमारी जनता का। आपने बहुत महत्वपूर्ण और कीमती वक्त हमें दिया। समापन की तरफ हमारा ये कार्यक्रम, और इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहिए, और राजनीति की भी बातें होंगी और हर मुद्दे से जुड़ी बातें होंगी हमारे इस खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।